अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक्स है एटॉमिक मॉडल। पहले तो हम हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स के जिक्र करेंगे कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए हैं। पहले तो एटॉमिक मॉडल हमारे पास फर्स्ट वाज गिवन बाय जे थॉमसन, जिसको हम जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एग्जांपल्स दिया था। वाटरमेलन के तरह जो एटम होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है, तो उस हिसाब से उसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल्स कौन सा, जे थॉमसन। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स और उसके ड्रॉबैक्स और नेल बोर्स एटॉमिक मॉडल कंटिन्यू करने के सारे इंशाल्लाह। तो आज जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल्स दिया था इन 1890 में ही प्रपोज दी एटॉमिक मॉडल्स। इसने जो स्टूडेंट्स दिया, इसने बोला कि हमारे पास जो एटम्स होता है उनका स्ट्रक्चर, एटम्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर उसने बोला कि स्फेरिकल होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? स्ट्रक्चर स्फेरिकल होती है। जो प्रोटॉन्स होते हैं मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ये ओवरऑल इसमें सराउंडेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज ओवर इसमें सराउंडेड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज हो उसमें एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड हैं। तो मीन्स ये क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है इनसाइड तो हैं मगर किस तरह एम्बेडेड हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसने स्फेरिकल्स बताया था, और स्फेरिकल इसने बोला कि इसका एग्जांपल्स आप यही समझ लें जैसे कि वाटरमेलन क्या होता है? स्फेरिकल। इस मेथड्स का स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है, और उसके बाद अंदर जो सीड्स होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लें। तो इस मेथड में इसने स्ट्रक्चर दिया था। पसेस स्फेरिकल शेप, उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्मली इन स्फीयर। यूनिफॉर्म इन स्फीयर में क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। और ये क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट्स जो होती है वो क्या होती है इसमें? स्टेबल्स होती है। इसने नेम जो दिया था इस स्फेरिकल, उसके बाद इसने क्या बोला? वाटरमेलन। तो इसका एग्जांपल्स आप ये याद रख रहे हैं, इसने एग्जांपल्स जो दिया था वो क्या था? इसका स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक अ वाटरमेलन की तरह ही इसका स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसमें इसने बताया कि इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, इसने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद इसमें नेगेटिव चार्ज होते क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? एटम्स न्यूट्रलिटी, इसको इस पॉइंट्स पे इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन न्यूक्लियस, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड इन स्फीयर के अंदर होते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर के अंदर हैं तो इसका मास कहाँ पे कंसिडर करेगा? इसने बोला कि मास क्या होती है इसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मास क्या होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो मास इसका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स हमारे सिलेबस में है, और जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स था वो हमारे सिलेबस से आउट्स था। अब बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स जो थे उसने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इसने गोल्ड फॉयल के ऊपर की। गोल्ड फॉयल के ऊपर इसने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। वो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे? एक रेडियो एक्टिव एटम से निकल रहे थे। जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स था। रेडियो एक्टिव सोर्स में हमारे पास जो फर्स्ट का सोर्स हम एग्जांपल लेते हैं वो क्या था? पोलोनियम। जैसे अल्फ़ा रेज क्या कर रहे थे? न्यूक्लियस पोलोनियम से निकल के किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल्स के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहे थे। तो उसके बाद उसमें डिफ्लेक्शंस आ रही थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स में क्या आ रही थी? डिफ्लेक्शंस आ रही थी। जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट में इसका एक डायग्राम्स भी बनाया हुआ है, आप इसको देख लें। ये हमारे पास क्या है? आप ये समझ लें रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स। उसके बाद ये एक स्लिट कंसीडर कर लें। जैसे यहाँ से रेज निकल रहे थे, कौन सा रेज था? फॉर एग्जांपल हम इसको ये रेज क्या होगा? अल्फ़ा रेज।
क्या था, ये अल्फ़ा रेज। जैसे कि अल्फ़ा रेज यहाँ से निकल रहे थे, ये क्या है हमारे पास, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल की जो रेडियस हो गई, आप इसको 100 नैनोमीटर कंसिडर कर लेना, मीन्स वेरी स्मॉल। जैसे ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्राइक कर रहे थे किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, ये मोस्ट ऑफ देम शो द अनडिफ्लेक्शंस, मीन्स ये क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइंस पास हो रहे थे, और अ फ्यू क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, जस्ट लाइक दिस मेथड्स। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग किया हुआ है। जैसे ये रेज आके स्क्रीन से ऊपर स्ट्राइक करेंगे, वहाँ से क्या होगा, लाइटिंग शो होगी। तो यहाँ पे भी कुछ रेडिएशंस इस साइड डिफ्लेक्शन कर रहे थे, मगर अप्रोक्सीमेटली इसमें से 8000 में से 1 रेज ऐसा भी था, वो क्या रहा था, 90 डिग्री से ग्रेटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, 90 डिग्री से ग्रेटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जैसे अगर 90 डिग्री से ग्रेटर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा चार्ज है जो इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव रेज को, अल्फ़ा रेज को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड दी बैक साइड, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पे इसने क्या बोला, ये जो सेंड इसका पॉइंट है, इसमें कौन सा चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इस एक्सपेरिमेंट में 3 पॉइंट्स में मिलते हैं। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, जैसे अनडिफ्लेक्ट थे। उसके बाद अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा रेज डिफ्लेक्टेड, मीन्स अ स्मॉल, मीन्स जिसे हमारे पास अगर 8000 से 8000 में से आप यही समझ लें कि हमारे पास 100 क्या रहते हैं, शो दी डिफ्लेक्शंस। और उसके बाद अब वेरी फ्यू, मीन्स हमारे पास 8000 में से एक पार्टिकल्स ऐसा भी था जो क्या कर रहा था, बाउंस बैक। बाउंस बैक कितना, एक, कितने में से, 8000 में से। तो उसके बाद हमारे बुक्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एविडेंस द न्यूक्लियस एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स was well established by 1900. The role of this positive particles in structure of atom was uncertain. अब यहाँ पे क्या बात हुई कि अनसर्टेन थी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, तो इट वाज स्टिल इट वाज अनसर्टेन। उसके बाद एक क्लू जो आया था हमारे पास एक्सपेरिमेंट का, वो किसका था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में से हमें यही पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। और अभी देखें कि रदरफोर्ड एंड इज कोवर्कर्स, यहाँ पे कोवर्कर्स लिखा हुआ है। आप ये क्या कोवर्कर्स कौन थे, आप इसके खुद के स्टूडेंट्स थे। परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन फिल्म। इन वन ऑफ सच एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द पोलोनियम बम्बार्ड ऑन द थिन गोल्ड फॉयल। जैसे उनने थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने क्या देखा, उसने जो रिजल्ट्स उसके आए वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। कैसे, जे थॉमसन ने, जैसे ही मैं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और उसके जो पॉजिटिव चार्ज उसके सराउंडिंग में होते हैं, मीन्स उसके सराउंडिंग से होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं। It was found that most of the alpha particles penetrate the foils and emerge undeflected. कितने, most of the undeflection शो करते। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। उसके बाद however one particles in 8000 suffer deflection greater than 90 डिग्री। और सेकंड पॉइंट इसका क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज के एक पार्टिकल्स ऐसा था जिसमें कितने में से, 8000 में से वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, बाउंस बैक ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड उसके बाद एंड रिमर्ज ऑन दी सेम साइड, जिस साइड से ये डिफ्लेक्ट हो रहा था उसके साइड उस सेम साइड पे आ रहा है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर हमारे पास एक डायग्राम भी है, आप इसको भी देख लें। ये क्या है, बीम्स ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। आज सिंपली यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा रेज है। सोर्स ऑफ अल्फ़ा रेज में से क्या निकल रहा है, अल्फ़ा रेज निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे थे, उसके बाद ये जाके कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ये थिन फॉयल हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉयल है, जिसमें थिन फॉयल है। ये
आप सिंपली यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्टली इसके स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक करने अनडिफ्लेक्शन शो। तो यहाँ पे देखें मोस्ट ऑफ क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, और कुछ ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं क्या, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। और एक पार्टिकल्स ऐसा भी है जिसमें में क्या शो कर रहा है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री से ये क्या रहा है, डिफ्लेक्शन शो किया इसने। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शंस ऑफ द वेरिंग डिग्री। तो इसका थर्ड पॉइंट ये हो गया। मींस एक तो पहली पॉइंट्स ये था कि जितने भी हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें से बम्बार्ड किए उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ शो द अनडिफ्लेक्शंस, क्या शो करते हैं, अनडिफ्लेक्शंस। और कुछ ऐसे थे जैसे क्या शो कर रहे थे, डिफ्लेक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स। और एक पार्टिकल्स 8000 में से ऐसा भी था जिसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री शो कर रहा था डिफ्लेक्शंस। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कंक्लूजन में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के जो कंक्लूजन थे उसमें फर्स्ट पॉइंट्स का कंक्लूजन, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम्स का मोस्ट ऑफ स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। जैसे एग्जांपल्स ये आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, एटम्स का साइज़ है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, अगर कंपेयर करें इस साइज़ को, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ओवरऑल एटम्स का साइज़ कितना है, एटम्स का 10⁻⁻10 मीटर है। तो उसने बोला जो न्यूक्लियस का साइज़ होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर होगा। तो मीन्स साइज़ किसका ज़्यादा है, एटम्स का साइज़ के हिसाब से न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। और ये स्पेस जो होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। क्या होती है यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस होता है। द पॉजिटिव चार्ज इज़ कंसर्न इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल स्पेस में ही होते हैं। जैसे हमारे पास स्मॉल स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नेग्लिजिबल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, नेग्लिजिबल कंपेयर टू द ओवरऑल एटम्स। एटम का साइज मैंने अभी बताया 10⁻⁻10 मीटर फॉर रेडियस होती है, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना, 10⁻⁻15 मीटर्स होती है। और इसने बोला जिस पॉइंट पे मास ऑफ एटम्स कंसिडर किया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। वो एक्सट्रीमली क्या होता है, वेरी स्मॉल रीजन होता है। जैसे अगर ये हमारे पास साइज ऑफ एटम्स है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, तो मास इस पॉइंट्स पे होता है, मास ऑफ दी एटम्स इस पॉइंट पे होता है। तो ये क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ दी एटम्स। और उसने एक बात जो ये इसका मेन पॉइंट्स, इसका न्यूक्लियस डिस्कवरी का एक पॉइंट्स ये भी था कि इसने क्या बोला, न्यूक्लियस जो होता है उसके सराउंडिंग्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसने क्या बोला, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और इसका जो पाथ होता है, इसने बोला इसका जो पाथ आप इस पे स्पाइरल पाथ कंसिडर कर लें। इसने बोला जो पाथ क्या होता है, स्पाइरल। और इसमें जो हमारे पास सोलर सिस्टम का इसने एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम इसने बोला कि ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस आप सन कंसिडर कर लें, और अदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सराउंडिंग इस मेथड्स में होते हैं। क्या होते हैं, सराउंडिंग में। ये तो इसने बोला ये क्या होते हैं, सर्कुलर, ठीक है, हम बोले सर्कुलर। अब जिसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इमिट्स दी एनर्जी। जैसे ही रेडिएशंस एनर्जी इमिट्स करते हैं तो फाइनली कहाँ पे बाउंस बैक होते हैं, इन न्यूक्लियस। इन हाउ मच टाइम्स, इन 10⁻⁻8 सेकंड्स के अंदर ये क्या होते हैं, टुवर्ड दी न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो मीन्स इसने बोला कि जो इस एटम्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। न्यूक्लियस का साइज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द साइज ऑफ दी एटम्स। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में मूव करते हैं, स्फेरिकल ऑर्बिटल्स। आप इस पर स्पाइरल ऑर्बिटल्स में, स्पाइरल ऑर्बिटल्स किस तरीके से होते हैं, स्पाइरल ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर जो होता है इस मेथड से होता है। ये न्यूक्लियस, और उसके बाद ये पाथ क्या हो गया, इसका स्पाइरल पाथ हो गया। अब जैसे हमारे बुक्स के पॉइंट है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ एटम्स कंसिडर्ड इन इट्स न्यूक्लियस, डायमेंशंस ऑफ विच आर नेग्लिजिबल इन कंपेयर विद द रेडियस ऑफ द एटम्स। एटम्स के साइज़ के हिसाब से इसका डायमेंशंस क्या होता है, न्यूक्लियस का नेग्लिजिबल होता है। और न्यूक्लियस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस ZE से शो किया जाता है। देयर मस्ट बी Z नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या होते हैं, इसमें अगर प्लस ZE प्रोटॉन्स हैं तो Z क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों का साइज़ क्या होता है, सेम नंबर, सॉरी क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद फेयरली लार्ज डिस्टेंस अरेंज इन द सेम सम मैनर्स। ये क्या होते हैं,
लार्ज डिस्टेंस होता है और एक मेथड में क्या होते हैं, अरेंज किए होते हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम्स कंप्राइज ऑफ एम्प्टी स्पेस, और जो ग्रेटर पार्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम्स होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। और उसके बाद सराउंडिंग में इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स एंड स्पिन्स, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंड क्या करते हैं, स्पिन्स मोशन शो करते हैं। ऑन दीज assumptions Rutherford derived an expression gave the numbers of particles which were deflected through the particular angles। इसने कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन करने के बाद इसने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स कितने पास हो रहे थे और कितने डिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसके बाद इसने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टेड थ्रू दी पर्टिकुलर एंगल, कौन कौन से एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब उसके बाद चैडविक डिवाइस एक्सपेरिमेंट्स टू वेरीफाई दीज assumptions which were found to be valid। Another interesting feature was that the positive charge Zd of the nucleus Z was found to be nearly half of the atomic mass। इसने क्या बोला कि ये जो चैडविक एक्सपेरिमेंट था, चैडविक एक्सपेरिमेंट्स किसके डिस्कवरी के बारे में था, इट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। चैडविक एक्सपेरिमेंट, आप चैडविक भी बोल सकते हैं, इसको चैडविक भी बोल सकते हैं। अब इसने जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किया था, इसके बाद हमारे पास जो ये मेन पॉइंट्स है, इसने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज हाफ ऑफ एटॉमिक मास, हाफ ऑफ एटॉमिक मास। अब कुछ वीकनेस इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, इसमें जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वीकनेस थे वो कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं। वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी का वीकनेस एक तो यही था, जैसे मैंने बोला, उसने बोला कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है और ये शेल्स है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी करता है, वो कहाँ पे, फाइनली बैक फॉल इनटू द न्यूक्लियस। उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, फाइनली न्यूक्लियस में ड्रॉप्स होंगे। उसने ये न्यूक्लियस के ड्रॉप्स होने का नहीं बोला, मगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरीज में यही था कि जो भी पार्टिकल्स इमिट्स एनर्जी करेगा वो फाइनली टुवर्ड दी लोअर एनर्जी चला जाएगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, लोअर एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मस्ट इमिट्स एनर्जी, क्या एनर्जी इमिट्स करेगा। इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी, इट्स एनर्जी कंटेंट वुड डिक्रीज एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स वुड बिकम स्मॉलर। अब इसने क्या बोला कि जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपली ये बताऊँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था, ये कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी डिक्रीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करके उसका साइज़ क्या हो जाता है, पहले एटॉमिक रेडियस फार्मूला यहाँ तक था, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ड्रॉप होकर इस पॉइंट से पहुँच गया, तो इसकी रेडियस कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गई। और जैसे ही ये इसकी एनर्जी कम होती जाती है तो वो फाइनली ड्रॉप्स इनटू दी टुवर्ड द न्यूक्लियस, और फाइनली इसका जैसे एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम्स टू ज़ीरो, एनर्जी ऐसे ज़ीरो हो जाएगी तो वो कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा और ये एनर्जी रिलीज करता रहेगा। दिस वुड गो ऑन टिल द इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कहाँ तक पहुँचेगा, जैसे ये फाइनली न्यूक्लियस में पहुँच जाता है और चार्ट इन स्पाइरल पाथ, एक स्पाइरल पाथ सीक्रेट करेगा और स्पाइरल पाथ बनाएगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिकल दिस डज नॉट हैपन, एक्चुअली ये नहीं होती, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में चला जाता है तो एटम्स क्या हो जाता है, वार्निश, ख़त्म। इन दिस रिस्पेक्ट इफ़ नेसेसरी टू नोट दैट इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट्स करती है इन फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द ऑर्बिट्स ऑफ एवर डिक्रीजिंग रेडियाई वुड गिव राइज द रेडिएशन इफ़ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। और सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये क्या होता है कि अगर एक शेल में से दूसरे शेल में चला जाता है, ये कंटिन्यूस एनर्जी इंक्रीज नहीं करता, मगर उसके बाद वो न्यूक्लियस में से एनर्जी मिल जाता है, वो कहाँ, आउटर शेल पे चला जाता है। तो मीन्स यहाँ पे इन अदर वर्ड इट वुड गिव राइज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स। अगर हम बात करते हैं तो पहले मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम समझाया था, स्पेक्ट्रम्स में कौन कौन सा स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मैंने बोला लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम से, मगर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इमिट करेंगे तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। इन एक्चुअली इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम्स गिव्स डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स, एटम्स क्या है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स होता है। दिस अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स कुड नॉट एग्जिस्ट। तो मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स
एग्जिस्ट नहीं करता, मगर इसने कुछ पॉइंट्स जो बताए थे, कौन कौन से, एक तो इसने हमें किसका डिस्कवरी करके बताया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ था। और उसके बाद इसने बताया कि जो न्यूक्लियस में होता है वो कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ये बात भी इसने कन्फर्म करके बताया था। और उसके बाद इसका जो मेन पॉइंट्स था, उसने बोला कि स्पेस ऑफ एटम्स जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होती है। क्या होती है, एम्प्टी होती है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व और स्पिन्स करते हैं। और थर्ड बात इसने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इक्वल टू दी हाफ ऑफ एटॉमिक मास के बराबर होता है। उसके बाद जो एटॉमिक मॉडल्स के लिए फर्दर जो हमारा टॉपिक होगा, एक्स-रेज एटॉमिक नंबर, पहले हमें एटॉमिक नंबर का पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर्स क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे नील बोर एटॉमिक थ्योरी। जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।